नमो नमः मित्रों, प्रिय संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने आगे की तैयारी के लिए व्यस्त हो गए होंगे। हाल ही में सीटेट की परीक्षा हुई, उसमें आपका क्या परिणाम रहा, आप कितने अच्छे अंक प्राप्त किए अथवा नहीं प्राप्त किए, इन सब चीज़ों को अपने मद्देनज़र रखते हुए आपको आगे की तैयारी में लग जाना चाहिए। यदि आपका सीटेट का पेपर अच्छा गया तो भी आपको आगे के लक्ष्य की ओर फोकस करते हुए आगे की पढ़ाई करनी चाहिए। यदि किसी कारणवश आपका पेपर ठीक नहीं हो पाया तो आपको पुनः अपनी तैयारी पर लग जाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि अभ्यास से बड़ा कुछ नहीं है। आप निरंतर अभ्यास करते रहोगे तो आप अपने लक्ष्य की ओर धीमी ही गति से सही लेकिन लक्ष्य को प्राप्त अवश्य करेंगे। तो इसलिए अभी बिना रुके हुए आपको ये नहीं कि पेपर दे दिया है तो अभी हमें आराम करना है, बिना आराम किए हुए अपने आगे की तैयारी में आप लग जाइए। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर आप सभी को आपके लक्ष्य की ओर उन्मुख करते हुए आपके लक्ष्य को प्राप्त कराए। इसी शुभकामना के साथ आज के प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। और यदि मेरे वीडियो को देखने के बाद आपको लगता है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना चाहिए तो अवश्य करिएगा, क्योंकि आपका लाइक, आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक शेयर मेरा मनोबल बढ़ाता है। चलिए प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि संस्कृत साहित्य में कौन सा समास है। जो संस्कृत साहित्य में कौन सा समास है, क्या द्वंद्व समास है, क्या अव्ययी भाव समास है, बहुव्रीहि समास है अथवा तत्पुरुष समास है। तो संस्कृत का साहित्य ना, तो का ये चिन्ह कहाँ लगता है, कारक चिन्ह, तो आपका कौन से पुरुष में लगता है, तत्पुरुष में लगता है। तत्पुरुष समास में तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि संस्कृत वाग्मय, प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि संस्कृत वाग्मय के दो मुख्य विभाग हैं, लौकिक, अलौकिक, वेदावेद, कथा, आख्यायिका, इनमें से कौन है। तो संस्कृत वाग्मय यानी संस्कृत साहित्य के जो दो मुख्य विभाग हैं वो लौकिक संस्कृत और अलौकिक संस्कृत। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि लौकिक संस्कृत के मुख्य विभाग हैं, यानी लौकिक संस्कृति के दो मुख्य विभाग जो हैं वो कौन कौन से हैं। क्या दृश्य और सभ्य है, क्या रामायण और महाभारत है, क्या महाकाव्य या काव्य है, रूपक अथवा 10 रूपक उपरूपक हैं। जो लौकिक संस्कृत है उसके दो प्रमुख विभाग जो हैं वो आपका दृश्य और श्रव्य काव्य है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है श्रव्य काव्य में अंतर्भूत है नाटक, प्रकरण, गद्य, दुर्मल्लिका। तो देखिए जो नाटक है, प्रकरण है, दुर्मल्लिका है, ये सब रूपक है और ये सब दृश्य काव्य है। इनका मंचन होता है, इनको आप लोग देख सकते हैं। तो जो आपने देखा होगा 10 रूपक बताए, 10 रूपक के ये 3 भेद हैं, नाटक, प्रकरण और दुर्मल्लिका। ये सब रूपक उपरूपक के भेद हैं। तो इन सब का मंचन होता है, ये सब दृश्य काव्य है। जबकि गद्य क्या है आपका, श्रव्य काव्य है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि संस्कृत वाङ्मय यानी संस्कृत वाङ्मय की प्रथम गद्य रचना है यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण, छंदोपनिषद और ऋग्वेद। तो संस्कृत वाङ्मय यानी संस्कृत साहित्य की प्रथम गद्य रचना कौन सी है। देखिए प्रथम रचना नहीं पूछी जा रही है, रचना पूछेगा तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया कि संस्कृत प्रथम गद्य रचना कौन सी है। तो संस्कृत साहित्य की जो प्रथम गद्य रचना है वो आपका यजुर्वेद है, जो गद्य में लिखा गया है और संस्कृत साहित्य का पहला गद्य रचना है। चलिए प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि अनियत अक्षरों वाला होता है, पद्य होता है, गद्य होता है, नाटक होता है अथवा चंपू होता है। अनियत अक्षरों वाला क्या होता है, क्या पद्य होते हैं, अनियत अक्षरों में क्या गद्य होते हैं, नाटक होते हैं अथवा चंपू होते हैं। तो आपका जो गद्य है वो अनियत अक्षरों वाला होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कवियों की ज्ञान की कसौटी है, पद्य है, वेद विद्या है, गद्य है, उपनिषद विद्या है। तो कवियों के ज्ञान की कसौटी क्या है जानते हो। कहते हैं कि
आपका कहते हैं कि पद्य लिखना, पद्य में आप इधर से उधर चीज़ों को कर दोगे, मतलब आप कहीं पे कोई शब्द उठा कर रख दोगे तो उतनी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कवियों की जो कसौटी होती है ना, उसकी गद्य रचना होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर सही होता है। चाहे ये हिंदी में पूछा जाए अथवा संस्कृत में, दोनों में ही गद्य रचनाएं जो होती हैं वो कवियों की कसौटी मानी जाती है। उसी से पता चलता है कि कवि कितना ज्ञानवान है, कितना उसका क्या स्तर है, तो उसकी गद्य रचना में ही पता चल सकता है। चलिए प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि आख्यायिका पद से सुपरिचित व्याकरण है। आख्यायिका पद से सुपरिचित व्याकरण। आख्यायिका क्या होती है? क्या इंद्र है, पाणिनि है, बृहस्पति है या कात्यायन है? आख्यायिका क्या होती है? एक होती है कथा और एक होती है आख्यायिका। तो आख्यायिका क्या होती है आपके? ऐतिहासिक होती है। तो इंद्र है कि पाणिनि है कि बृहस्पति है अथवा कात्यायन है, इनमें से कौन ऐसे सुपरिचित व्याकरणक हैं जो आख्यायिका पद से सुपरिचित हैं? आख्यायिका पद से सुपरिचित हैं यानी परिचित हैं, ऐसे कौन से व्याकरणक हैं, व्याकरण ग्रंथ को लिखने वाले कवि हैं? इंद्र है, पाणिनि है, बृहस्पति हैं या कात्यायन। ये चारों के चारों व्याकरणक हैं और इन लोगों ने, इनमें से कौन आख्यायिका पद से सुपरिचित है, उनका उत्तर देना है। तो ऑप्शन नंबर 10 का उत्तर आपका जाता है डी पर। ऑप्शन नंबर डी, कात्यायन जो है वह आख्यायिका पद से सुपरिचित व्याकरणक है। ये एकदम यूनिक प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि भैमरथी आख्यायिका से परिचित व्याकरणक कौन है? कौन से ऐसे व्याकरणक हैं जिन्होंने जिनको भैमरथी आख्यायिका से हम लोग परिचित हैं, जिनसे कि उन्होंने भैमवती आख्यायिका को लिखा है? क्या पतंजलि, क्या कात्यायन या पाणिनि? प्रश्न संख्या 11।